वेलकम टू जी बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। कल हम लोग अध्याय 4 को प्रारंभ किए थे। इनका नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में सबसे पहले समझे कि जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, WHO ने उसके बारे में क्या कहा। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी कि जनन स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। समस्या को समझने के बाद ये भी समझे थे कि जनन स्वास्थ्य समस्या जो उत्पन्न हो रही है उस समस्या का समाधान के लिए सरकार ने क्या क्या कार्यनीति को अपनाया। कार्यनीति को समझने के बाद आज जो है एक अगला पॉइंट, उसके बाद हम लोग कल एक और पॉइंट पर बहुत ज़्यादा जोर डाले थे जिसका नाम है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, जो भारत ने सर्वप्रथम विश्व में अपनाया था 1951 में। तो वो भी उससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन उम्मीद रखिए अगर बन गए तो उससे चांसेस है बनने का। आगे बढ़ते हैं। आज की जो टॉपिक है, आज की टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है, आपके सिलेबस में दिए रखे हुए हैं जनसंख्या विस्फोट, इसीलिए इसके बारे में जानना भी जरूरी है। ये चैप्टर 4 से ही रिलेट है। तो क्या है जनसंख्या विस्फोट, इस पर बात करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। किसी भी जाति, पहले जनसंख्या क्या है, जनसंख्या को समझते हैं। किसी भी जाति की कुल संख्या जो किसी विशेष स्थान पर पाई जाती हो उसे हम वहाँ की जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे कोई भी एक लोकल क्षेत्र को उठा लेते हैं, जैसे देवघर का ही बात कर लेते हैं। देवघर, तो देवघर में जितनी भी जनसंख्या है लोगों की, जो किसी विशेष जाति की, सिर्फ मानव एक अलग जाति है, गाय बकरी एक अलग जाति है, तो कह रहे हैं किसी भी जाति की कुल संख्या, जैसे मानव एक जाति है, इसकी कुल संख्या किसी विशेष स्थान पर, मतलब देवघर में जो संख्या होंगे वो वहाँ की जनसंख्या कहलाएगा, क्या कहते हैं, उसे वहाँ की जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट है मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। जो जनगणना के अनुसार से जनसंख्या जो अभी जैसे बोलते कि भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है, तो वो किसके आधार पर तय किया गया, डेमोग्राफी के आधार पर। डेमोग्राफी के ही अध्ययन से ही ये पता चला कितनी जनसंख्या है भारत का भी। जनगणना का ऑफिशियल गिनती को, जनसंख्या का ऑफिशियल गिनती, जनगणना नहीं होगी यहाँ पे होगी जनसंख्या। जनसंख्या का ऑफिशियल गिनती को जनगणना कहते हैं। जनगणना ही हम लोगों के देश में एक आधार है जिससे जनसंख्या का पता चलता है। तो ये जनसंख्या, जनगणना की क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे। जनसंख्या की ऑफिशियल गिनती, ऑफिशियल का मतलब पूरे भारतवर्ष में एक जैसा गिनती हो, उसी गिनती को हम लोग जनगणना या फिर सेंसस कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। जनगणना में क्या क्या नोट किया जाता है, बर्थ, जन्म, मृत्यु, सेक्स रेशियो, एज ग्रुप की, एक उम्र वाले कितने हैं, कौन मेल है कौन फीमेल है, वो सारा एक अलग अलग का वो डाटा बनाते हैं और उसी से वो जनगणना को करके उससे जनसंख्या का पता लगाते हैं कि क्या रेशियो है मेल का, क्या रेशियो है फीमेल का, क्या रेशियो है रिप्रोडक्टिव करने वाले एज का, क्या रेशियो है मरने वाले का, क्या रेशियो है बर्थ का, जन्म का। तो ये सब जनगणना में लिखा जाता है, इसी से सब रेशियो पता चलता है। भारत ने सर्वप्रथम जनगणना 1891 ईस्वी में की थी। जो भारत जो देश है, ये जनगणना का प्रारंभ 1891 ईस्वी में किए थे, इससे पहले नहीं होते थे जनगणना। प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होता है। लास्ट 2011 में हुए थे, अब की बार 2021 में होने वाले हैं। प्रत्येक 10 वर्ष, 21 या 22 में होने वाले हैं। प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होता है। भारत में 2011 में अंतिम जनगणना हुआ था। भारत में जो है अंतिम जनगणना कब हुए थे, 2011 में। नेक्स्ट होने वाले 2021 में। कम समय में अधिक जनसंख्या की वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब ये दोनों की बात होगी कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। पहले तो समझे जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का गिनती को क्या कहेंगे हम लोग, जनगणना, जनगणना किसे कहेंगे वो भी समझे, उसमें क्या क्या डाटा इंक्लूड रहता है वो भी समझे, भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुआ ये भी समझे। अब बात है कि जनसंख्या विस्फोट आखिर क्या है, किसको हम लोग बोलेंगे जनसंख्या विस्फोट। तो कम समय में अधिक जनसंख्या की वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। कम समय में बहुत ज्यादा जनसंख्या का बढ़ जाना, वही है जनसंख्या विस्फोट। सन 2000 ईस्वी में विश्व का जनसंख्या लगभग 6 अरब था, 6 अरब हो गया। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है 2000 ईस्वी में लगभग 6 अरब, मतलब 600 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या हो गया। सन 1900 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब था। देखिए 100 ईस्वी में 3 अरब 300 करोड़ जनसंख्या बढ़ा,
सॉरी 400 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया। कितने 100 वर्ष में। 1900 ईस्वी में कितना थे 2 अरब 200 करोड़, और 2000 ईस्वी में कितना हो गए 6 अरब 600 करोड़। ये तो पूरा विश्व की बात कर लिए। ये टेबल आखिर क्यों लिखा है, क्या कारण है इसका, इसके बाद 1-2 पॉइंट लिखाएंगे जिससे पता चले कि ये क्यों लिखाया गया है। सन 2000 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 1 अरब से ज्यादा हो गया। 2000 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 1 अरब से ज्यादा हो गया, जबकि सन 1900 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 35 करोड़ था। सन 1900 ईस्वी में भारत की जो जनसंख्या था वो कितने थे, लगभग 35 करोड़ थे। और 2000 जैसे ही हुए 100 वर्ष में कितना जनसंख्या बढ़ गए 35 से आकर 1 अरब से भी ज्यादा, लगभग 100 करोड़ से कुछ ज्यादा होंगे 5-10 करोड़। ऐसे जनसंख्या का रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये देखने लगा कि जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ने लगा, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। जनसंख्या किसी भी देश का अधिक हो जाएंगे तो अधिक ज़मीन चाहिए रहने के लिए, कपड़ा चाहिए, अनाज चाहिए, जो कि भारत के पास एक लिमिटेशन है, ज़्यादा ज़मीन नहीं है। अगर पूरे ज़मीन को में घर बना के रहने लग जाए तो खेती किस ज़मीन पे किया जाएगा। इसीलिए कि अगर खेती बंद हो जाएंगे तो अनाज नहीं मिलेंगे, अनाज नहीं मिलेंगे तो जीव ऐसे भी मर जाएंगे। तो जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ चलाई। तो सरकार ने क्या रेशियो निकाले कि ये टेबल जो लिखा है हम कि 2000 ईस्वी में जनसंख्या लगभग 6 अरब हो गया, ये क्यों लिखा है, आगे 2 सेंटेंस लिखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाइएगा। तो यहाँ तक समझ पाए कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। अगर क्वेश्चन पूछे जनसंख्या विस्फोट क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, तो आप सीधा कह सकते हैं कम समय में अधिक जनसंख्या का वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। समझ पाए, चलिए इनको नोट कीजिए, फिर अभी हम बात करेंगे आगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जनसंख्या विस्फोट पर, उसमें कुछ रेशियो देख रहे थे कि 2000 ईस्वी में पूरे विश्व में लगभग जनसंख्या का जो दर था वो लगभग 6 अरब था 600 करोड़, और वहीं 1900 ईस्वी में 200 करोड़ के लगभग थे। भारत का जब रेशियो देखें तो भारत का 2000 ईस्वी में लगभग 100 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा, लगभग 1 अरब से ज़्यादा कह सकते हैं उसको, और 1900 ईस्वी में वहीं पे 35 करोड़ था। तो इससे क्या पता चलता है कि किस रेशियो से जनसंख्या में वृद्धि हुआ। 1991 में जब जनसंख्या हुआ था भारत का, तब उस जनसंख्या के आधार से ये पता चला कि भारत में जो जनसंख्या का वृद्धि का रेशियो है वो 2.1% थी। 1991 में जब जनगणना हुआ था तो ये पता चला भारत में कि जो जनसंख्या बढ़ने की जो दर है भारत में वो 2.1% थी। तो सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए कि कैसे जो है हम तो हमारे दो पर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किए ताकि जनसंख्या पे रोक चले। तो वर्ष फिर क्या हुए, इसके बाद थोड़ा सा रिजल्ट देखने के लिए मिले थी, जो वर्ष 2000 ईस्वी में घटकर थोड़ा सा घट गए, 2.1 थे वही घट करके 1.7% हो गए, इतना घट गए। तो भी अभी जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं हो पाया है, लेकिन इस दर से भी जनसंख्या बढ़ती है। अगर 1.7 से अभी जो बढ़ रहे हैं, जनगणना जो हुए थे लास्ट, उससे ये पता चला कि 1.7% के दर से जनसंख्या बढ़ रहा है। अगर इस दर से भी जनसंख्या बढ़ता है तो 2033 तक क्या हो जाएंगे, लगभग 2 अरब हो जाएंगे भारत की जनसंख्या। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि 130 करोड़ जनसंख्या है भारत का। 2021 में जब जनगणना हो जाएंगे तो हमको लगते हैं वो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएंगे, 150 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक अंदाजा लगाएं कि 1.7% से अगर बढ़ रहा है जनसंख्या तो लगभग 2033 तक क्या हो जाएंगे, 2 अरब हो जाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है। अगर 2 अरब किसी देश की जनसंख्या हो जाते हैं तो वो देश अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाना, उनके पास साधन भी तो चाहिए उतना जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए। तो इसी लेके सरकार चाह रही कि जनसंख्या पे थोड़ा रोक लगे। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में समझे तो सरकार ने क्या सोचे कि ये जो जनसंख्या बढ़ रहा है इसको बढ़ने का कारण क्या है। सरकार ने कारण जानने की कोशिश की। तो कारण जानने के लिए उन्होंने विभिन्न तरह की जानकारी लिए। पहले जानकारी लिए कि जन्म दर में बढ़ोतरी। उन्होंने देखे कि क्या कारण है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। इसका एक कारण सामने आया, जन्म दर में बढ़ोतरी। मतलब बच्चे का जो पहले क्या होते थे कि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गए, तो जिससे क्या होता था कि पहले 10 अगर माँ बच्चे को जन्म देने वाले हैं तो उसमें से या तो 4 बच्चे मर जाते थे या तो 4 माँ मर जाते थे। अब तो लगभग सब बच जाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जनसंख्या, जन्म में बढ़ोतरी। एक टर्म है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
इसके भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, IMR का फुल फॉर्म, MMR का फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जन्म दर में बढ़ोतरी समझ गए कैसे बढ़ोतरी हो रहे थे कि पहले क्या थे कि 10 औरत के अगर बच्चे को डिलीवरी होने वाला है, इसमें से 4 या तो माँ मर जाते थे या तो 4 बच्चे मर जाते थे। जब स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जब माँ का बहुत ज़्यादा देखभाल रखने लगे, तो क्या होने लगे कि ये तो बचने लग गए। तो 10 का 10 और जो 10 बच्चे का जन्म देंगे लगभग 20 जनसंख्या हो गए। तो ये जनसंख्या बढ़ने लग गए। मृत्यु दर में कमी का अर्थ ये हुए कि जो यहाँ पे मरने वाले थे 4 या तो माँ मर जाते थे या 4 बच्चे मर जाते थे, ये भी तो बच गए, तो ये भी कम हो गए। मृत्यु दर की कमी, जन्म दर की बढ़ोतरी। जनन योग्य व्यक्ति की बढ़ोतरी, जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या होंगे, जनन करने वाले व्यक्ति की जो नंबर देखा जा रहा है भारत में बहुत अधिक है। जब जनन करने वाले व्यक्ति के नंबर अधिक होंगे तो जनसंख्या ज्यादा होंगे, ये भी कारण था सामने। और क्या कारण देखे कि स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, जब स्वास्थ्य सेवा को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया गया, इससे क्या हो गया कि बहुत कम लोग मरने लगे, बहुत ज्यादा बच्चे का टेक केयर होने लगे, बच्चे ज्यादा बचने लगे, इससे भी जनसंख्या बढ़ने का कई कारण हो गया। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप्रवासन। आप्रवासन का क्या अर्थ होते हैं, कई देशों से लोगों का आना तथा घुसपैठ से आना। आप सुन होंगे कि बांग्लादेश में बहुत सारे बांग्लादेशी के बहुत सारे लोग भारत में घुसपैठी की तरफ से आए हैं, कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ अफगानिस्तानी, बहुत ऐसे देश के हैं जो भारत में घुसपैठी से आ चुके हैं। और कुछ देश से लोग ऐसे ही आ गए कि वहाँ पे, जैसे कि ईस्ट बंगाल का नाम आप सुने होंगे, वो ईस्ट बंगाल आज बांग्लादेश के नाम से जाना जा रहा है। तो वहाँ से लोग को कुछ पश्चिम बंगाल में आ भी रहे हैं, भारत में आ भी रहे हैं। तो ये सब के कारण से भी जनसंख्या बढ़ रहे हैं। तो ये सब कारण सरकार के सामने आए। वैसे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम 5 ही कारण आपको बता रहे हैं कि जो मुख्य 5 कारण है जिसके कारण से जनसंख्या बढ़ने का, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यही 5 कारण है। अब बात करेंगे सरकार ने ये जब 5 में ऐसा देखे तो सरकार ने क्या नीति बनाई, इसका रोकने के लिए क्या साधन किए वो कि इसको रोका जाए, तो इस पर बात करेंगे। पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अभी रोकेंगे कि कैसे जनसंख्या पे रोकने के लिए क्या सरकार नीति बनाए। तो बात कर रहे थे जनसंख्या विस्फोट पर। जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है, क्यों बढ़ रहा था, ये भी पता चले। अब बात है जनसंख्या विस्फोट का रोकना। सरकार ने जब समझ गए कि जनसंख्या बढ़ने का ये सब कारण है, तो उस कारण के लिए सरकार ने क्या क्या नीति अपनाए। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, कि लोगों को बताया जाए बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने से देश की जो है आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो सकते हैं। इस जागरूकता को फैलाने की कोशिश किया गया। दूसरा, छोटे परिवार का फायदे बताया जाए। लोगों को ये बताया गया, आज से कई साल पहले बहुत जगह ऐसे पोस्टर होते थे, एक माँ और पिता होते थे, और पिता के गोद में एक बच्चे होते थे जो छोटे बच्चे लगभग 2 साल के, और एक साथ में बगल में 5 वर्ष के लड़के खड़ा होते थे। तो कहते थे कि 2 बच्चे के अंतराल जो वो ये चित्र ये प्रदर्शित करते थे कि 2 बच्चे की दूरी जो है एक 5 वर्ष का होना चाहिए, एक 2 वर्ष का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 3 वर्ष की दूरी होनी चाहिए और 2 ही बच्चे को रखना है, ये भी वो प्रदर्शित कर रहे थे। तो वही बताया कि छोटे परिवार का फायदा बताया जाए लोगों को कि छोटा परिवार का क्या फायदा है। अब तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसे इतना समझदार हो गए हैं कि वो 2 नहीं, एक ही बच्चे में खुश हैं। वो चाहते हैं कि एक ही बच्चे को रखें, उसी से हम अपना सब कुछ, उनको जितना अच्छा उसके पीछे इतना मेहनत करें ताकि वो जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हो जाए। फिर हम 2 हमारे 2 के नारे में अमल किया जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस नारे को सुनते हैं लेकिन इसको फॉलो नहीं करते हैं। हम तो हमारे 2 को मानना चाहिए उनको, जिससे जनसंख्या पे रोक लगेगा। लड़कियों के लिए शादी का उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अभी बता रहे थे कारण में कि लड़की को जल्दी शादी कर दिए जाते थे तो उनसे वो ज़्यादा बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इसलिए सरकार ने चाहा कि कम से कम उनका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना, 18 वर्ष यहाँ होना चाहिए। कम से कम लड़कियों का उम्र कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना ही चाहिए, और लड़कों के लिए 21 वर्ष, ताकि जनसंख्या पे रोक लग सके। पहले क्या होता था कि 12 वर्ष 13 वर्ष में लड़कियों का शादी कर दिया जाता था, उससे बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाता था। लास्ट पॉइंट है लिटरेसी का बढ़ावा दिया जाए या बढ़ाया जाए। लिटरेसी का मतलब हो जाते हैं शिक्षा, इस संबंधित शिक्षा को बढ़ाया जाए कि जनसंख्या से संबंधित या फिर क्या जन स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा को लोगों में बढ़ाया जाए।
तो ऐसे और भी बहुत सारे नीति अपनाए सरकार ने, लेकिन हमने मुख्य 6 बातों को ही जिक्र किए हैं। अगर एग्जाम में पूछे 5 मार्क्स का पूछे तो इसमें से 5 पॉइंट, 3 मार्क्स का पूछे तो 3 पॉइंट। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी बात है एमनियोसिंटेसिस के बारे में जानेंगे, जिसको उल्ब बंधन कहते हैं। ये क्या है एमनियोसिंटेसिस? आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा फैल गए हैं और इसका बहुत ज़्यादा गलत उपयोग में आ रहे हैं। सुनते होंगे कि जब कोई प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उससे ये पूछा जाता है कि डॉक्टर से जांच करवाएं कि ये लड़का है या लड़की है। तो ये जांच करने की जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसी को हम लोग बोलते हैं एमनियोसिंटेसिस। यह एक परीक्षण है जिसके द्वारा भ्रूण का लिंग तथा गुणसूत्र संबंधित अनियमितता का अध्ययन किया जाता है। सरकार ने इस विधि को तब लागू किए थे जिससे कि बहुत सारे विकलांग बच्चे पैदा होते थे, बहुत सारे ये क्या कह सकते हैं उनको, यौन ट्रांसफर डिजीज, या मतलब कह सकते हैं कि एड्स के बारे में जानकारी मिल जाए, या फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जो उस बच्चे में है, आगे आएंगे जब वो बड़े होंगे तो समाज में अच्छा नहीं होगा, कई लोगों को वो फैला देंगे जिससे समाज में बीमारी बढ़ जाएंगे। तो सरकार ने इस विधि को इसलिए ताकि स्वस्थ रहे समाज, इसके लिए सरकार ने इस विधि को लागू किए, एमनियोसिंटेसिस, उल्ब बंधन। लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठा लिया। यह एक परीक्षण है जिसके द्वारा भ्रूण का लिंग, जो भ्रूण है मतलब जो माँ के गर्भ में बच्चे हैं वो लड़का है या लड़की है, उसका पता लग जाता है इसी विधि के द्वारा। और दूसरा बात है गुणसूत्र का, जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, हमारे गुणसूत्र में ही जीन होते हैं, और हमारे शरीर में, हमारे में जितने भी गुण हैं वो सारे गुण को जीन ही ले जाते हैं। तो वो गुण क्रोमोसोम के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो उसमें जीन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जब जीन का अध्ययन किया जाएगा तो पता चलेगा कि उसका गुण कैसा होगा, उसमें कौन सी बीमारी हो सकते हैं, बड़े बीमारी। तो क्या लोकल बीमारी तो खैर कॉमन है, सर्दी बुखार ये सब कॉमन बीमारी है, लेकिन जैसे एड्स हो गए, हीमोफीलिया हो गए, कलर ब्लाइंडनेस हो गए, ये सब बीमारी को अनियमितता को जानने के लिए ये टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोग ये ना करके इसका ये प्रयोग किया जाता है कि भ्रूण का लिंग पता कर देते हैं, वो लड़की है तो चलिए अबॉर्ट करवा देते हैं, लड़का है तो रहने देते हैं। तो इससे परेशानी हो जाता है बहुत ज़्यादा। माता के गर्भाशय से, अब ये प्रोसेस किया कैसे जाता है, तो माता के गर्भाशय से सुई द्वारा जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो एक डिस्पोजल सिरिंज के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं। बताए ये ट्रोफोब्लास्ट दो चीज को बनाते हैं, एमनियोटिक वॉल और कोरियोनिक वॉल। कोरियोनिक वॉल मिलके जो है क्या बना लेते हैं, प्लेसेंटा बना लेते हैं, और एमनियोटिक वॉल सबसे बाहर वाला वॉल हो गए। तो एमनियोटिक वॉल में ही बच्चा रहते हैं। ये एमनियोटिक वॉल है, इसमें शिशु है, ठीक है। और इसमें जो बच्चे हैं माँ के गर्भ में एमनियोटिक वॉल से घिरे हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड होते हैं, इसको बोलते हैं एमनियोटिक लिक्विड, एमनियोटिक फ्लूइड, ये फ्लूइड होते हैं। तो क्या करते हैं, सिरिंज इससे में लगाते हैं और इससे निकाल लेते हैं, इसका इस लिक्विड को थोड़ा सा निकाल लेते हैं और उसका चेक करते हैं। उसी में पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है, एक, और दूसरा कि ये पता चलता है कि उसके गुणसूत्र में कोई असमानता तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें 45 गुणसूत्र ही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि गुणसूत्र के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चैप्टर 5 में है। तो पता चलेंगे कि गुणसूत्र से क्या पता चलता है। तो ये उसका अनियमितता का मतलब उसमें जो कमी है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए एमनियोसिंथेसिस किया जाता है। लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाने लग गए। माता गर्भाशय से सुई द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, निकालकर परीक्षण करते हैं, ये इनका विधि है। एमनियोटिक फ्लूइड से एमनियोटिक फ्लूइड में भ्रूण का त्वचा का कुछ कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड से क्या पता चलता है, देखिए बच्चा इसी फ्लूइड में तैर रहे हैं, तो इस फ्लूइड में, इस तरल में बच्चे की जो कुछ कोशिका होते हैं सो इसमें पाए जाते हैं, स्किन का कुछ कोशिका पाए जाते हैं, तो उसमें उनका गुणसूत्र होते हैं स्किन की कोशिका में, तो गुणसूत्र से उनका गुण का अध्ययन कर लेते हैं। तो वही इसका कारण है। एमनियोटिक फ्लूइड से भ्रूण का त्वचा का कुछ कोशिका उपस्थित होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। आगे बढ़ते हैं। आजकल इस जांच का गलत उपयोग किया जा रहा है, बहुत ज्यादा गलत उपयोग किए जा रहे हैं। इस जांच से भ्रूण का लिंग का भी पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो उसे एबॉर्शन करा दिया जाता है, जो कानूनी अपराध है, कानून अपराध है। इस पर सरकार बैन लगाए हुए है। सिर्फ भारत में ही ये बैन है। एमनियोसिंथेसिस से बच्चे का पता लगाना कि वो लड़का है या लड़की है, ये सिर्फ भारत में ही बैन है, दूसरे देशों में नहीं है। दूसरे देशों में इनका नेसेसरी है कि आप पता कीजिए कि वो लड़का है या लड़की है, ये नेसेसरी है।
लेकिन भारत में नहीं है। दूसरे देश में अबॉर्ट नहीं कराया जाता है, हमारे देश में अबॉर्शन बहुत ज़्यादा करा दिया जाता है, जिससे हमारे जन स्वास्थ्य खराब होते हैं, कई तरह की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाते हैं। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं।